अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये आपका ईयरली पेपर है A2 का पेपर 3। कोर्स कोड इज 9709। पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 2024 और वेरिएंट है हमारा पेपर 3-1। सो लेट्स स्टार्ट। द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस b वेयर a and b are constant is defined by p of x. It is given that 2x plus 1 is a factor of p of x. Okay, सबसे पहले कहानी यहाँ शुरू कर दी हमने। ये कह रहा है कि 2x+1 फैक्टर है। इसका मतलब है जब मैं x की जगह -1/2, अच्छा -1/2 कहाँ से आएगा भाई? x की जगह जब आप -1/2 प्लेस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है 4x³ प्लस ax² प्लस 5x प्लस b, और जहां पर भी x है वहां पर हम प्लेस कर रहे हैं -1/2, और आंसर आएगा इसका 0 क्योंकि ये फैक्टर है। -1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सो इट इज -4/8 प्लस a/4 माइनस 5/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 8 का आ जाएगा। 8 इज द एलसीएम। ऑल दो कि सिंप्लीफाई हो रहा है -4/8, बट मैंने सबका साथ में एलसीएम ले लिया। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2a माइनस 2 4 जार 5 4 जार 20 प्लस 8b इक्वल टू 0। 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर बचे -4 एंड -20, दैट इज -24 प्लस 2a प्लस 8b इक्वल टू 0। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि 2 से डिवाइड करता हूँ उसको मैं। तो ये आ जाएगा a प्लस 4b, और -24 राइट पे जाएगा तो +24/2 12। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, जो मैंने कहाँ से उठा ली भाई? जब ये मेरे पास फैक्टर था। अब बाकी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करते हैं अब। When p of x divided by x minus 4, the remainder is equal to 3 times the remainder when p of x divided by x minus 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो फैक्टर्स दे रहा है। वो फैक्टर्स तो नहीं है, डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमारे फैक्टर क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। एक दफ़ा डिवाइड हो रहा है x-4 से, और एक दफ़ा डिवाइड हो रहा है x-2 से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं x-4 वाली कंडीशन को, ठीक है। सो x-4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कि x आ जाएगा मेरे पास 4। अब जो आपकी इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन, उसमें एक्चुअली का हम 4 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 4x³ प्लस ax² प्लस 5x प्लस b इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है फैक्टर नहीं है, और x की जगह आपने प्लेस किया 4 4 और 4। 4 का क्यूब 64, 64 टाइम 4 इज 256 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16a प्लस 5 4 20 एंड प्लस b। नंबर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। 256 प्लस 20 इट्स 276 प्लस 16a एंड प्लस b। ये हमारे पास हमारी एक कंडीशन वाली इक्वेशन आ गई। कंडीशन है, अच्छा इसको मैं कह देता हूँ भाई रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको मैंने कह दिया भाई ये इक्वल टू कर दिया हमने इसको R1 के, कि ये एक रिमाइंडर है। अब वो रिमाइंडर हमारे पास R1 की सूरत में आ गया, ठीक है। इसी तरह उसने हमें एक और कंडीशन दी थी, एक तो x-4 था और एक हमारे पास x-2 था। सेकंड कंडीशन आ गई x-2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2। वही काम कर रहे हैं, आपने अपनी इक्वेशन में यूज किया 4x³ प्लस ax² प्लस 5 टाइम्स x प्लस b। x की जगह 2 पुट कर दें। 2 का क्यूब 8, 8 4 जार 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2 5 जार 10 एंड b। सिंप्लीफाई किया 32 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 42 प्लस 4a प्लस b। ये आ गई, और इसको मैंने कह दिया भाई ये R2 आ जाएगा। अब कंडीशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई ये? इट सेज दैट कि जब आपने x-4 से डिवाइड किया, द रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। मतलब जो x-4 का रिमाइंडर है वो 3 टाइम होगा उसका जो कि x-2 का है। अब x-4 का जो रिमाइंडर हमारे पास था वो था R1,
तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो x माइनस 4 का रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स है जो रिमाइंडर x माइनस 2 का है। ये आपकी कंडीशन है। अब R1 की जगह जो हमने निकाला था R1 का एक्सप्रेशन, मैं वो नीचे लेकर आ जाता हूँ। ये मेरे पास R1 है, इसको लेकर आ गए, और R2 की जगह R2 का जो हमारे पास आया था एक्सप्रेशन हम वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन R2 वाला जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ना भूल जाइएगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं हर स्टेप कितना डिटेल में कर रहा हूँ, कोई मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, और आप भी ना करिएगा, क्योंकि एक गलत मल्टीप्लिकेशन या एक गलत साइन आपका पूरा सवाल गलत कर देगा और फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 276 प्लस 16a प्लस b इक्वल्स टू 3 टाइम्स 42, 3 2s are 6, 3 4s are 12 प्लस 3 4s are 12a प्लस 3 इंटू बी इट्स 3b। अब हमारे पास ये इक्वेशन आकर इसमें a और b आ रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं 12a, ये 12a जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 16 माइनस 12, इट इज 4a। b को देखते हैं, 3b यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2b, और नंबर को राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 126 एंड 276, इसके लिए चाहिए होगा कैलकुलेटर ले आते हैं भाई। सो 126 माइनस 276, it is 150. So now I got my second equation. पहली इक्वेशन वो ऑरेंज बॉक्स में करी थी, और सेकंड इक्वेशन को भी मैं ऑरेंज बॉक्स में ही कर रहा हूँ, कि ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, उसके लिए हम कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे आएंगे भाई, मोड दबाया, मोड दबा के हम गए 5 पर, 5 पर जाएंगे हम नंबर 1 पर। जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 4 है, एंड कांस्टेंट इज 12। जो सेकंड इक्वेशन थी, ए का कोफिशिएंट 4 है, बी का -2 है, और सी का है -150। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए का आंसर आ गया -32, एंड बी का आंसर आ गया आपके पास 11 आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। और ये हमारे पास 1 इक्वेशन थी, और ये हमारे पास 2 इक्वेशन थी। तो ये काम आप पेपर में भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसके कोई मार्क्स वगैरह आपके कट नहीं होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, अच्छा पहले कैलकुलेटर जो मैं हटा दूँ उसको, हाँ जी। Find the exact value of integral from 1 to 3x square ln 3x dx. Give your answer in the form of a ln b plus c, where a and c are rational and b is an integer. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का। आपको जहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, उसका हमारे पास एक सिंपल सा एब्रीविएशन होता है LIATE। ये हमें हेल्प करता है कि हमें u किसको लेना है और हमें dv किसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले आएगा वो u ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर L आ रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर लॉग्स, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉग वाला पार्ट होगा वो u बन जाएगा। तो अब हमारी सपोजिशन में क्या हो जाएगा, हम कहेंगे u बराबर है हमारे पास ln ऑफ 3x के, एंड डेरिवेटिव ऑफ v बराबर हो जाएगा हमारे पास x पावर 2 के। ये हमारा स्टार्ट हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u वाले को हम करेंगे डेरिवेट, तो जो ln के साथ लिखा होता है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका आएगा हमारा डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में। ये आपने u को कर दिया डेरिवेट, और आसान लफ्जों में कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल्स टू 1/x। v को हमने करना होता है इंटीग्रेट, तो v इज x³ 3। ये आपने अप्लाई कर दिया u और v। अब आएंगे हम वर्किंग फार्मूला पे। वर्किंग फार्मूला सेज u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश। ये हमारे पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। u क्या है हमारे पास, u इज ln 3x, v क्या है हमारे पास, v इज x³ माइनस इंटीग्रल v क्या है, x³ u डेरिवेटिव क्या है 1/x। ये हमने तमाम वैल्यूज को प्लेस कर दिया, जो सिंप्लीफाई हो रहा है हम कर रहे हैं। यहाँ से x पावर 3 से और x कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब ये हो जाएगा x³ ln ऑफ 3x। कीप इन माइंड कि आप इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये गलती ना कीजिएगा। -1/3 में बाहर लेकर आ गया, x², क्योंकि 3 था, पावर कैंसिल हो गई, स्क्वायर बच गया। स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट किया, व्हाट यू गॉट x³/3। क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिमिट्स असाइन की हुई है, तो यहाँ पर हम c को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे।
अब हमारे पास हमारी लिमिट्स आएंगी एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3, 1 2 3, ये आपकी लिमिट्स आ गई। अब हम अप्लाई कर रहे हैं अपर लिमिट्स, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अपने पेन का। अपर लिमिट क्या है भाई, एक्स की जगह 3, तो 3 का क्यूब 27/3 ln ऑफ 3 एंड एक्स की जगह आ जाएगा 3 -1/3 एक्स की जगह 27/3। ये अपर लिमिट आ गई पूरी हमारे पास, इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया माइनस। अब आते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पे पेन का कलर फिर चेंज करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/3 ln ऑफ 3 1s आर 3 -1/3 और एक्स की जगह 1/3। ये मैंने सारी लिमिट्स को प्लेस किया। अब आप मेरी वर्किंग देखो कि हर एक स्टेप को मैं डिटेल में कर रहा हूँ एंड आई रिकमेंड यू डू द सेम, ताकि गलती हो तो फौरन पता लग जाए और पेपर में आपका टाइम एक्स्ट्रा खर्च ना हो। 3 1s आर एंड 3 9s आर, तो ये आ जाएगा 9 ln ऑफ 3 3s आर 9, ठीक है, माइनस 3 1s आर 3 9s आर 3 1s आर एंड 3 3s आर -3। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, माइनस इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ln ऑफ 3 -1/9। अब ब्रैकेट को यहाँ पर करेंगे एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा 9 ln ऑफ 9 -3 -1/3 ln ऑफ 3 माइनस प्लस 1/9। अब यहाँ पर हमें जो टर्म नज़र आ रही हैं उसमें दो के पास ln है और दो हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम ln को एक साथ लिख लेंगे और नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये आएगा 9 ln ऑफ 9 -1/3 ln ऑफ 3, ठीक है, प्लस 1/9 एंड -3। अब यहाँ पर मैं इन दोनों ln को सॉल्व नहीं कर सकता, उनकी हमारे पास ln के आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 9 को बना लेता हूँ 3, तो ये आ जाएगा 9 ln ऑफ, अब इस 9 की जगह मैंने प्लेस किया 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, -1/3 ln 3 प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने एलसीएम दैट इज 9 1 -27। अब ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 ln 3 -1/3 ln 3 प्लस माइनस हो जाएगा 1 -27 इज -26/9। अब नंबर तो हमारा हो गया है पूरा सॉल्व। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास बचा ये ln वाली चीज़। अब ये चूंकि दोनों की आप समझें कि ln का फंक्शन सेम है, तो 18 और 1/3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन शॉर्ट आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से ln 3 को लेट सपोज हाइपोथेटिकली कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा। अब ये हमारे पास सॉल्व होगा क्या, 18 -1/3, एलसीएम ले लेंगे इसका 3, 18 3 जार 54 -1 दैट इज 53/3। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 53/3 ऑफ ln 3 -26/9, ये बचा आपका आंसर, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, अगर आप इस स्टेप पे कंफ्यूज हो तो मैं हाइपोथेटिकली बताऊं क्या किया मैंने, ln 3 को आप निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा 18 -1/3। सिंपल मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है क्योंकि दोनों के पास ln 3 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट वन। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज ln x plus y equals to 3x square y. Find the gradient of the curve at the point 1, 0। ओके, ग्रेडियंट का मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ln ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई। क्या नहीं करना, आप इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैं ln का ब्रैकेट एक्सपेंड कर दूंगा, ये ln का लॉ अप्लाई होगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होती। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके बराबर नहीं है, तो आप इसको ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से अभी y को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहीं पे डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड को मैंने डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया, डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, ln का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो ln के साथ लिखा हुआ है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसका डेरिवेटिव। अब देखें x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 होगा, और y के डेरिवेटिव के लिए आई एम यूजिंग dy/dx, ये आ गया y प्राइम, ये मैंने इसको डेरिवेट किया, ठीक है, ये वाला पार्ट डेरिवेट हो गया, इज इक्वल्स टू
3। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। इसकी मैं वर्किंग सेपरेट करके दिखा देता हूँ आपको। हमने कहा u बराबर है एक्स स्क्वायर के और v बराबर है y के। जब u को डेरिवेट किया तो 2x आया, जब v को डेरिवेट किया तो y प्राइम आ गया। अब वर्किंग फार्मूला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इसको और इसको। तो ये हमने किया, u डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy। ये आपने क्या किया, ये आपने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। अब आपके पास यहां पर आ गए y डेरिवेटिव, दो जगह नजर आ रहे हैं। हमने सारे y डेरिवेटिव्स को अब साथ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अच्छा, जहां पर ही y डैश में लिख रहा हूँ ये बेसिकली dy बाई डी एक्स है। बार बार dy बाई डी एक्स लिखूंगा थोड़ी जगह शॉर्ट हो जाएगी, तो मैंने y प्राइम कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 3x स्क्वायर वाई प्राइम प्लस 3 2 जार 6xy। ठीक है ना। अब हमारे पास ये ब्रैकेट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास वर्किंग क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई डैश प्लस 6xy टाइम्स x प्लस वाई। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने में कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि एक y है और एक y प्राइम है, तो सिली मिस्टेक आपकी हो सकती है। 1 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर और x हो जाएगा x क्यूब y प्राइम। ठीक है ना, जिसमें ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आएगा मेरे पास प्लस 3x स्क्वायर y एंड y प्राइम, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास मल्टीप्लाई होगा 6x। तो जब 6x मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मुझे तीन जगह y प्राइम नजर आ रहे हैं, तो मैं सारे y प्राइम को एक जगह गैदर कर दूंगा। एक y प्राइम तो यहाँ पर था, एक मैं राइट से लेकर आया -3x क्यूब y प्राइम, दोबारा एक राइट से लेकर आया -3x स्क्वायर y एंड y प्राइम इक्वल्स टू, अब राइट पे क्या बचा, बचा 6x स्क्वायर वाई, बचा 6xy स्क्वायर, और तो ये वाला 1 था, जब ये राइट पे लेके जाएंगे तो दैट लीड्स टू -1। अब सारे y प्राइम हम एक जगह लेकर आ गए। जब हम y प्राइम को एक जगह लेकर आ चुके हैं, तो अब y प्राइम को हम यहां से निकाल लेंगे कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, यहां आएगा 1 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर -1। अब y प्राइम को बनाना है सब्जेक्ट, तो y प्राइम क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा। सही है ना। अब हमें तो y प्राइम को निकालने के लिए उसने कोऑर्डिनेट दिए हुए, दैट इज 1,0। तो जहां पर x होगा, अब हम यहां पर आने के बाद पॉइंट को पुट कर रहे हैं 1,0। तो x की जगह 1 और y की जगह 0। तो y प्राइम, जहां पर भी y प्राइम y नजर आएगा मैं 0 पुट कर दूंगा। जैसे यहां पर y आया 0 0, x को पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 प्लस 0 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, क्योंकि अब वो भी जो y है डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर वाई, यहां भी y 0 होगा तो 0 कर देगा। अब न्यूमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास, न्यूमिनेटर में हमारे पास बच गया -1, डिनोमिनेटर में बचा -2, सिंप्लीफाई किया सो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आया डेरिवेट का। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट वन, show that sec 4 theta minus tan 4 theta equals to 1 plus 2 tan square theta। sec 4 थीटा को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं कह सकता हूँ ये बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस tan 4 थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर, ये हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी अलजबरा की आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने अलजेब्रा की आइडेंटिटी को यूज किया। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें आप कि जिस जिस फॉर्म में आपको लेके जाना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टेन है, मतलब मुझे सेक की जरूरत नहीं, मुझे सेक को हटाना है, ठीक है ना। अब सेक के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो क्या होती है हमारे पास, इट सेज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी मेरे पास सेक स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेक की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ये तो अपनी जगह है ना, इसको तो हम कहीं लेके नहीं गए, वहां भी ये काम किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो मेरी सेक की आइडेंटिटी है वो ये अप्लाई हुई है, इस सेक स्क्वायर की जगह मैंने इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ठीक है। इसी तरह इस सेक स्क्वायर की जगह इसकी आइडेंटिटी आ गई, तो शेडिंग से आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया है तो वन बच गया, और ये आ जाएगा 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, जो आपको शो करना था। नेक्स्ट पार्ट, हैंस और अदरवाइज। देखिए हैंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये आपका प्रीवियस पार्ट से कनेक्ट हो गया। सॉल्व द इक्वेशन सेक 4 2 अल्फा माइनस टेन 4 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर 2 अल्फा सेक स्क्वायर 2 अल्फा फ्रॉम 0 टू 180। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए अगर हम लास्ट क्वेश्चन को देखें तो वो भी इसी फॉर्म में था, लेकिन बस फर्क ये है कि वहां पे हमारे पास ये 2 अल्फा है और यहाँ पे हमारे पास थीटा था, लेकिन यहाँ भी सेक 4 है और यहाँ भी सेक 4 था, तो ये पूरा हमारे पास इसके बराबर था, ठीक है ना। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ 2 अल्फा होता तो वहां पर भी हम 2 अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे का तो आंसर हमारे पास प्रीवियस पार्ट से आ चुका है। इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर। अब यहाँ थीटा रिप्लेस हो चुका है 2 अल्फा के साथ, थीटा रिप्लेस हो गया है ना 2 अल्फा के साथ, तो मैंने भी 2 अल्फा लिखा, इज इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर 2 अल्फा एंड सेक स्क्वायर 2 अल्फा। ओके, अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन में दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है टेन स्क्वायर, एक आ रहा है सेक स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री की आप कभी भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपके पास सिर्फ एक फंक्शन होना चाहिए। तो पहले मैं इसको अरेंज करता हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा। वो जो राइट का है जब मैं लेफ्ट पे लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा एंड सेक स्क्वायर 2 अल्फा। अब और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये हो गया प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में। अब जो हमने आइडेंटिटी यूज की थी सेक स्क्वायर की, हम वही दोबारा अप्लाई करेंगे, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा टाइम्स सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 अल्फा। ये हमने लास्ट पार्ट में भी आइडेंटिटी को यूज किया था, वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर भी अप्लाई करी। 1 प्लस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो माइनस टू जब मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस टू टेन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस प्लस माइनस 2। अब टेन स्क्वायर 2 अल्फा, टेन स्क्वायर 2 अल्फा, इट विल बी 10 की पावर 4 एंड 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आपके पास पूरी इक्वेशन में जो फंक्शन है वो खाली टेन स्क्वायर आ रहा है या 10 आ रहा है, सही है ना, सही हट गया। अब हमारे पास ये 2 टेन स्क्वायर 2 अल्फा एंड माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, बचा 1 माइनस टू टेन 4 2 अल्फा इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये माइनस वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2 10 की पावर 4 एंड 2 अल्फा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 4 एंड 2 अल्फा। अब यहाँ पर हम इसका लेंगे भाई 10 की पावर 4 है तो हमें फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4 अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी पावर 1/4 अप्लाई करेंगे और यहाँ भी पावर 1/4 अप्लाई करेंगे।
उसके लिए चाहिए होगा हमें कैलकुलेटर। ये आ गया हमारे पास 1/2, मोड पे जाके हटाएंगे इसको, ठीक है, 1/2 और पावर क्या है हमारे पास 1/4, दैट इज 0.25, ये आ जाएगा 0.8408। तो 0.841 ये हमारे पास आ रहा है 10 टू अल्फा। अब 10 यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये होगा हमारा क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, लेकिन हमारी रेंज कहाँ तक है 180। अच्छा रेंज हमारी मॉडिफाई हो गई है, ठीक है ना। देखें अब रेंज वाले पार्ट पर आ रहा हूँ। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 अल्फा 180, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 360। इसका मतलब ये हुआ कि चारों क्वाड्रेंट आपके एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है ना। 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, 10 का मतलब ये होगा कि अब जो हमारा क्वाड्रेंट होगा दैट इज 1 एंड 3, ठीक है ना। अब यहाँ 2 अल्फा लिया हुआ है, अमूमन हम बेस एंगल के लिए अल्फा यूज कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम अल्फा यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा क्वेश्चन पे कर चुका है। तो बेस एंगल को मैं यहाँ पर किसी और सिंबल से ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे बेस एंगल को ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, चले सही है ना। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई बेस एंगल को मैंने यहाँ पर ए सपोज किया है, तो अब ये हो जाएगा 10 ए इक्वल्स टू 0.841। कैलकुलेटर आपका डिग्री में हो क्योंकि हमें जो रेंज दिया है वो डिग्री में दिए हुए है, और हम लेते हैं इसका 10 इनवर्स। सो 10 इनवर्स ऑफ आंसर इज 40.06। सो ए आ जाएगा मेरे पास 40.06। ये आपका बेस एंगल आ चुका है। हमें जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको 180 में ऐड करना पड़ेगा। सो 180 प्लस 40.06 इक्वल्स टू 220.06 हो जाएगा, 220.06। ये आपके दो एंगल्स आ रहे हैं, लेकिन ये तो दो एंगल्स आ रहे हैं, ये हमारे एंगल थे 2 अल्फा। अब हम इसको 2 अल्फा से इक्वेट करेंगे। सो 2 अल्फा इक्वल्स टू 40.06 एंड 220.06, ये आ गए। अब एंड पे जाके 2 हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, 110 आ रहा है एक, और 40 का आ जाएगा मेरे पास 20.1। ये आपके दो एंगल्स आ रहे हैं जो आपके फाइनल अल्फा के आंसर हैं। अब ये आपके तब के आंसर्स हैं जब आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना, कौन आपका क्वाड्रेंट। लेकिन याद रखें जब भी हम यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई कर रहे होते हैं तो अंडर रूट पे हमारे पास प्लस माइनस दोनों के आंसर्स आते हैं, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव वाला तो काम हमारा हो गया, अब हम देखेंगे इसी का नेगेटिव वाला काम, ठीक है। उसमें हमारा अल्फा चेंज नहीं होगा, अल्फा हमारा सेम रहेगा, लेकिन अब जो हमारे क्वाड्रेंट्स होंगे वो क्वाड्रेंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, सेकंड और फोर्थ, जहां पर हमारा 10 नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव वाला सीन कब कब होता है, जब भी आप रूट में वैल्यू लोगे तो आप हमेशा चारों क्वाड्रेंट एक्टिव करोगे, ठीक है ना। अब आपके पास अल्फा कितना था, अल्फा हमारे पास आया था, सॉरी ए जिसको हमने कहा था, ए हमारे पास आया था 40.06, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट क्या बनेगा, 180 माइनस 40, पॉइंट को मैंने तो 0.1 कर लिया, मैंने राउंड ऑफ कर लिया। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 360 माइनस 40, तो ये हमारा बनेगा 180 माइनस 40 इज 140, 360 माइनस 40 इज 320। कीप इन माइंड कि ये जो हमारे एंगल्स थे ये हमारे एंगल्स से 2 अल्फा के, तो 2 अल्फा बराबर हुआ 140 के और 320 के। अल्फा आ जाएगा 70 एंड 2 160। तो हमारे जो अल्फा के फाइनल आंसर्स आए वो क्या है, हमारे आंसर्स 20 आया, उसके बाद 70 आया, फिर 110 आया, और उसके बाद 160 आया। ये हमारे अल्फा के चार आंसर्स आ गए चारों क्वाड्रेंट्स के। नेक्स्ट वन, बाय हाँ, by sketching a suitable pair of graphs so that the equation 2 plus e to the power minus 0.2x equals to ln 1 plus x has only one root। अभी जो स्केचिंग होती है, स्केचिंग बहुत रफली आर्ट पेपर में नहीं करनी होती, आपको एक आइडिया पता होना चाहिए एक तो ग्राफ का, और सेकेंडली ये जो आप पेपर में बनाओगे इसमें जो आप गैप रखोगे इट शुड बी कांस्टेंट। ये ना हो कि रैंडम गैप आपने रखा पेपर में तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इसको स्केच करना है, बट यहाँ पे जो आप अपना स्केल डिज़ाइन करोगे वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, 2 प्लस ई टू द पावर 0.2x। खाली अगर ग्राफ होता हमारे पास y इक्वल्स टू ई पावर x का, तो ये ग्राफ कैसा बनता, ये ग्राफ ऐसा बनता, दैट इज ई पावर x।
लेकिन अगर आपके पास y इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स होता, अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 2 का एक पॉइंट है, तो मैं रफली स्केच करूँ अगर, तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, लेट सपोज ऊपर 4 कर दिया। अब मेरे पास जो ई की बात मैं कर रहा हूँ, ई के लिए जो मेरा एसिम्प्टोट बनेगा वो बनेगा 2 के ऊपर। ये ई वाला ग्राफ इस लाइन को कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा डॉटेड। ये ई का एसिम्प्टोट है, ई इसको कभी भी कट नहीं करेगा, सही है ना। और ई पास कहाँ से होगा, ई पास होगा 3 से। कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट कर दूँ तो एनीथिंग विद 0 पावर इज 1 होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा 3। तो मुझे ये मालूम पड़ गया जो मेरा कर्व होगा ई का वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये मेरा ग्राफ आ गया, मैं लिख भी देता हूँ इस पर, 2 प्लस ई टू द पावर 0.2x, ये मेरा ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं एलन के ऊपर। एलन का ग्राफ कैसे बनता है, अगर रफली मैं बताऊं आपको, एलन का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, दैट इज एलन फंक्शन, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो एलन 1 0 होता है। इसका मतलब जब x 0 होगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मेरा जो पॉइंट एक्टिव होगा दैट विल बी ओरिजिन। और अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, एलन का ग्राफ है, जैसे मैंने आपको बताया, जो बिहेवियर मैंने बताया था वैसे ही होगा। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा एलन का। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको जितना ही एक्सटेंड कर दूं, क्या ये एक से ज्यादा किसी और पॉइंट पे कट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर एलन का ग्राफ बढ़ता रहेगा, आगे ऐसे जाता रहेगा, ई का ग्राफ ऐसे जाता रहेगा, ये कभी भी एक पॉइंट के अलावा इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और आपको भी यही शो करना था, बस ये जरूर किया करें कि आप लिख दिया करें इक्वेशन कि ये वाला मेरे पास है ln ऑफ 1 प्लस एक्स। आपको शो करना था कि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि भाई ये सिर्फ इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये स्केच करके शो करना था, कोई स्टेटमेंट की सच नीड नहीं है। ये आपका आंसर है। शो बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाई बिटवीन 7 एंड 9। अब जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, 2 प्लस ई पावर 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स। ये है आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप कि आप तमाम चीज़ों को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.2x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, टेक्निकली यहाँ पर इक्वल टू की जगह 0 आना चाहिए, बट हम प्लेस करेंगे y। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने सेटिस्फाई करना है कि आपका रूट लाई कर रहा है 7 और 9 के बीच में, ठीक है। तो हम पहले x की जगह पुट करेंगे 7, और हम सिर्फ ये देखेंगे कि x की जगह अगर हम 7 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आ रहा है। तो मैं इस पूरे पे x नहीं लिखूंगा, मैं खाली इसको काम करूंगा कैलकुलेटर के ऊपर। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है जी। ऑन कर लेते हैं इसको। अब e टू द पावर माइनस 0.2, पहले आ जाए भाई, e टू द पावर माइनस 0.2 एक्स, एक्स क्या है मेरे पास 7, प्लस 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, मतलब ln ऑफ 8 हो जाएगा। इसका जो आंसर आया है x इक्वल टू 7 पर, ये आया y इक्वल टू 0.167, बेसिकली पॉजिटिव आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह सेम 9 अप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन में। तो e टू द पावर माइनस 0.2 टाइम्स 9 क्या आ गया, प्लस 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.137, ये आ गया नेगेटिव। अब आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। यही आपने लिखना है, सिंस द साइन चेंजेस इट प्रूव्स रूट लाइज बिटवीन 7 एंड 9।
ये आपको लाजमी लिखना चाहिए स्टेटमेंट जब आपको प्रूव करना होगा। प्रूव इसी तरह होता है कि आपका साइन चेंज हो रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, बस साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूज द आइट्रेटिव फार्मूला xn प्लस वन इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.2 xn माइनस वन टू डिटरमाइन द रूल करेक्ट। अच्छा, वही आइट्रेशन करना है आपने, ठीक है। ओके बेटा, आइट्रेशन में जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी? वो पहली वैल्यू आप निकालेंगे इसका मिड पॉइंट, तो 7 और 9 का मिड पॉइंट हमारा 8 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे भाई x1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट लीड्स टू 8। ये आपका x1 आ गया। अब x1 तो मुझे मालूम पड़ गया, अब x2 की बात होगी, तो आपको पहली बार जो आइट्रेशन आप कर रहे हो उसकी आपको वर्किंग लिख के दिखानी पड़ेगी और बाकी सब काम हमारे कैलकुलेटर पे होता रहेगा। तो अब ये हो जाएगा x2 मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.2 और एक्स का क्या आ जाएगा जो हमारे पास आया था, दैट इज 8 एंड देन माइनस 1। अब ये माइनस 1 हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारी पहली वर्किंग हुई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर में, ठीक है ना, और यहाँ पर हम पहली वैल्यू को असाइन करके उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है 8 इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू हमारे आंसर में चली गई है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे ई टू द पावर, ये मैंने क्या लिखा है, ई पावर कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ई टू द पावर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 2 प्लस दोबारा ई आएगा 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में आएगा 8, 8 हमारा आंसर था, ठीक है। ये बाहर आ गए हम लोग, इससे ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन पूरे में से -1 हो रहा है। ये हमारी पहली आइट्रेशन जा रही है, ठीक है ना। अब हमने किया इसको इक्वल टू प्रेस, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, x2 आ गया हमारे पास 8.04214 ये हमारी पहली आइट्रेशन का आंसर है। अच्छा, आई थिंक मैंने कैलकुलेटर पे मैं ऑन करना भूल गया था यहाँ पर। चलें दोबारा करके दिखाऊं या आप कर लेंगे इसको? चले मैं एक और बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ था पूरे कैलकुलेटर पे, देखें आप, नज़र आ रहा होगा। ये जो बाहर वाला ई है ये डिफाइन कर रहा है हमारे पास इसको, पहले ई आया फिर उसकी पावर में 2 प्लस ई 0.2 और जो 8 था वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको आप आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब आपका ये आंसर आ गया, अब आपने ऑन प्रेस नहीं करना, अब हम सिंपल इसको इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो ये आ गया हमारा x पावर 3 मतलब x की थर्ड वैल्यू, दैट इज 8.026835। हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। ये आ गया फोर्थ वन सॉरी, 8.03238 x5। अब देखें आपकी वैल्यू सेम होना शुरू हो रही है, 8.03 सेम होना शुरू हो गया, 036, फिर देखें x6 8.03109। तो हमारे पास जो वैल्यू सेम हो रही है दैट इज 8.03। अब अगर हम इसको चेक करते रहेंगे, देखिए 8.03 सेम रह रही है, ठीक है ना। तो उसको जो फाइनल आंसर देना होता है पूरी आइट्रेशन दिखाने के बाद वो 2 डेसिमल प्लेस मांगता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा x का दैट विल बी 8.03। ये आपका फाइनल आंसर होगा, बट आपको सारी आइट्रेशन यहाँ पर शो करनी होती है, ठीक है। नहीं, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। काफ़ी आसान से टॉपिक है, सब काम कैलकुलेटर कर रहा होता है, खाली आपको पहली वैल्यू निकालना और उसको प्लेस करके दिखाना पड़ता है, बस सब काम कैलकुलेटर कर रहा होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। Diagram shows the curve y equals to sine 2x bracket 1 plus sine 2x from 0 till 3 upon 4 pi and its minimum point is m. The shaded region are bounded by the curve that lie above the x-axis and the x-axis itself is defined by r. Given that the x-coordinate of m lie in the interval half pi till 3 upon 4 pi, find the exact coordinate of m. अगर m के बारे में ख़ास बात देखी जाए तो m is a minimum point। मिनिमम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट हो गया, और टर्निंग पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि जब आप वहां पर डेरिवेट करके जीरो से इक्वेट करोगे आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग क्या होगा भाई, हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। y क्या है, y इज
साइन 2x टाइम्स 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको u इंटू वी भी कर सकते हैं, या अगर हम और सोचें इसको तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो शॉर्टकट लग रहा है वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना लग रहा है, लेकिन उसके लिए आपकी डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई नहीं कर रहा, मैं ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, ये मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको डेरिवेट कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव आएगा आपका 2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले पावर डेरिवेटिव होगी, पहले पावर लिखें, फिर पावर में से 1 माइनस करें, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मेरे पास एंगल का 2 आ जाएगा। तो पहले पावर होती है, फिर फंक्शन होता है, फिर एंगल होता है। तो अब मेरे पास क्या बना, ये बना 2 cos 2x प्लस 2 2 जार 4 साइन 2x cos 2x। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाने में कंफर्टेबल हो तो आप वो भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। अब हमने तो निकाला था m का कोऑर्डिनेट, m हमारे पास था टर्निंग पॉइंट, उसके लिए हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स को करना था 0, हमने 0 कर दिया टर्निंग पॉइंट के लिए। यहाँ पर आपको नजर आएगा भाई cos 2x मेरे पास कॉमन आ सकता है, इनफैक्ट 2 cos 2x भी कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ से 2 cos 2x को निकाल रहा हूँ कॉमन, बचा क्या मेरे पास 1 प्लस 2 साइन 2x, ये मेरे पास बच गया। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, कॉस को वहाँ जाके 0 मत कर दीजिएगा, उसको इक्वेट करना होता है। तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस 2 साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्टिव हो गई, ठीक है ना। 2 वहाँ जाके आपने डिवाइड किया तो cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos 0 कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए देखें, आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो कैलकुलेटर आपको खाली एक ही आंसर देगा, क्योंकि कॉस हमारे पास एक जगह 0 नहीं होता, कॉस हमारे पास 2 जगह 0 हो रहा होता है। उसके लिए मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आप एक रफली कॉस का कर्व बना लें, रफली सा, कि आपको सिर्फ आइडिया हो कॉस बनता कैसे। तो कॉस मेरे पास ऐसा बन रहा होता है, तो हम नोट करेंगे कॉस हमारे पास 2 बार 0 हो रहा होता है। कहाँ कहाँ 0 होता है कॉस, कॉस 90 पे 0 होता है और कॉस 270 पे 0 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस 0 होता है। अब चूंकि हम रेडियन पे बात कर रहे हैं तो 90 को हम कहते हैं पाई बाई 2 और 270 को हम कहेंगे 3 पाई बाई 2। तो अब हम कहेंगे भाई इसको जब कॉज इनवर्स किया तो 2x0 आंसर्स हमारे पास बचेंगे, इट इज पाई ओवर 2 एंड इट इज 3 पाई ओवर 2। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल आंसर्स हैं, वो सारी बातें रेंज में आएंगे, बट अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमारे 2x के ये आंसर्स हैं, वो जो रेंज में आएंगे उस पर हमें रिजेक्ट करना होगा। और x मेरे पास यहाँ से बनेगा पाई ओवर 4 एंड 3 पाई ओवर 4। ये हमारे पास पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कॉस वाले को तो सॉल्व किया, बातें हैं साइन वाले के ऊपर। ये हो जाएगा 2 साइन 2x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। साइन 2x इक्वल्स टू -1/2। अल्फा निकालते वक्त आपने कभी भी नेगेटिव को केटर नहीं करना, नेगेटिव सिर्फ आपको आपके क्वाड्रेंट्स बता रहा होता है, ठीक है ना। अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, साइन नेगेटिव का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। तो यहाँ क्वाड्रेंट हो गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। साइन को जब आपने इन्वर्स किया, सो अल्फा इज व्हाट, साइन इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, हाफ का 30 को हम बोलते हैं पाई ओवर 6। अब क्या हमारी रेंज थर्ड और फोर्थ में लेके जा रही है, रेंज क्या हमारे पास x की हाफ पाई से लेके 3/4 पाई, हाफ पाई 3/4 पाई। ओके, अब रेंज पे काम करते हैं। x की रेंज क्या है हमारे पास, हाफ पाई से लेके 3/4 पाई तक है, लेकिन मेरे पास तो क्वेश्चन में 2x है, तो 2x की रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई से लेके 3/2 पाई तक। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे हो जाएगा। अब पाई का मतलब क्या हुआ आपके पास 180, और 3/2 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई/2 हो गया हमारे पास 90, 93 270। तो अगर मैं आसानी से कहूँ उसको, तो हमारी जो रेंज है ये 180 से लेके और 270 तक जा रही है, ये हमारी रेंज है। अब 180 और 270 का मतलब क्वाड्रेंट्स की तरफ में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट एक्टिव है और थर्ड क्वाड्रेंट एक्टिव है, ना फर्स्ट है ना फोर्थ है, ठीक है ना। ये हमने सब बातें आइडेंटिफाई कर ली क्वाड्रेंट से।
अब अगर हमारा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि साइन यहाँ पर नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है और थर्ड क्वाड्रेंट हमारी इंटरवल में भी आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 180 में आपने ऐड करना है, तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई ओवर 6, दैट विल बी 7 पाई ओवर 6। ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर किसका आ रहा है? ये आंसर आ रहा है आपका 2x का। तो x के लिए क्या हो जाएगा? 2 जाके वहां पर आपने करना है भाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 7 पाई अपॉन 12। ये हमारा आंसर आया जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, रेंज में भी आ रहा है। अब देखते हैं कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा, कौन सा सिलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या बचता है? ये बचता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रिजेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही नहीं हमारे पास। इसकी अगर हम बात करें, ये कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है हमारे पास? दैट इज 3 पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 होता है 45, 45 90 एंड 135। हाँ 45 90 135। 180 से कम जा रहा है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे रिजेक्ट। क्यों हो गए भाई? रीजन क्या हुआ? आउट ऑफ रेंज है। तो कौन सा आंसर बचा? आंसर बचा मेरे पास सिर्फ एक, दैट इज 7 पाई ओवर 12। ये एक्स का आंसर है, ठीक है। निकालने को क्या कहा था उसने? गिवन दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। एग्जैक्ट का मतलब ये होगा कि एक्स तो आ गया, अब मुझे वाई चाहिए, ठीक है ना। अब वाई के लिए थोड़ी मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मैं ये पे मैनेज करता हूँ। मैंने अपनी इक्वेशन में, जो मेरी इक्वेशन है ना वाई की, दिस वन, यहाँ पर बस मैंने एक्स की जगह उसकी वैल्यू को यूज करना है। अब मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास y की आ गई इक्वेशन, और अब यहाँ पर मैं x की जगह 7 पाई अपॉन 12 को इंसर्ट कर रहा हूँ। बस, तो y का आंसर मेरे पास आ जाएगा। जगह कम है, मैं ये काम करता हूँ कैलकुलेटर में डायरेक्ट ही। अच्छा, ये कैलकुलेटर पे स्टार्ट करते वक्त, ओहो एक मिनट रुकिएगा, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, कैलकुलेटर पे स्टार्ट करते वक्त जो है ना, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर अब रेडियन मोड पर है। अभी डिग्री पर है मेरे पास, मोड नहीं, ये वाला मोड, शिफ्ट दबा के मोड, एंड ये आ गया नंबर 4 पे रेडियन। अब हम रेडियन मोड पर आ चुके हैं। ये कह रहा है भाई साइन 2x, अच्छा जी, साइन 2 टाइम्स x। x क्या है हमारे पास? x है 7 पाई ओवर 12। ये एक आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ब्रैकेट ओपन किया, इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर क्या आया था अभी? -1/2। तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। इसको मैं अगर देखूं तो साइन 2x का आंसर आ गया -1/2। ये हो जाएगा 1, साइन 2x का आंसर होगा -1/2। तो -1/2 इंटू 1/2, दैट इज -1/4। तो आपका y का कोऑर्डिनेट तो -1/4 आ गया। हम चेक भी कर सकते हैं इसको, डायग्राम से हमें आइडिया हो जाएगा कि y हमारा क्या नेगेटिव आना चाहिए। जी हाँ, देखिए, क्योंकि ये लाई कर रहा है बिलो दी एक्स एक्सिस, तो y हमारे पास नेगेटिव होगा। तो मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जगह भी खत्म हो रही है मेरे पास। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 7 पाई ओवर 12 एंड -1/4। ये आंसर आ गया m का, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ रीजन आर। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आंसर ln की फॉर्म में आता है, रूट फॉर्म में आता है, आप इसको वैसे ही छोड़ दोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे। अब आपको यहाँ पर एरिया निकालना है भाई इसका। इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ पर एरिया वहाँ पर इंटीग्रेशन। तो मुझे इस रीजन आर का एरिया निकालना है, ये मुझे एरिया निकालना है, ठीक है ना। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि यार मेरे पास तो ये वाला पॉइंट ही नहीं है। अगर मैं लिमिट भी अप्लाई करूंगा तो फ्रॉम 0 टू विच पॉइंट, तो ये पॉइंट की खास बात क्या होगी? यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो रहा होगा। तो अगर मैं x के, सॉरी y का कोऑर्डिनेट 0 करके मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की इक्वेशन क्या थी? साइन 2x 1 + साइन 2x। सो y इज इक्वल्स टू साइन 2x एंड 1 + साइन 2x। अब मैं यहाँ पर y की जगह 0 पुट करता हूँ ताकि वो कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाए। जब मैंने 0 को पुट किया तो साइन 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड 1 + साइन 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब साइन 0 कहाँ होता है? जैसे मैंने आपको कॉस में बताया था ना, तो 0 के लिए आप ज़रूर एक रफली स्केच किया करें, क्योंकि कैलकुलेटर आपको खाली एक वैल्यू देगा। देखिए, साइन 0 3 जगह पर हो रहा होता है। साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, और साइन 2 पाई पे 0 होता है।
तो ये मेरे 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, कौन सा पिक करेंगे डिपेंड करता है रेंज पे क्या है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं। साइन 2x इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर हमारा साइन चूंकि नेगेटिव आ रहा है, वही वाली बात, क्वाड्रेंट कौन से आ गए हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ वाले आ गए। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, अगर आप यहीं पे देखो साइन की वैल्यू को, तो साइन हमारे पास 90 पर 1 होता है और साइन हमारे पास 270 पर -1 होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर साइन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 270, -1 हो रहा है हमारे पास। और 270 को इन टर्म्स ऑफ हम पाई में क्या बोलते हैं, 270 होता है हमारे पास 3π/2, ये बराबर हो जाएगा 2x के। सो x हमारे पास बराबर हो जाएगा 3π/4 के। ठीक है जी, ये तो पॉसिबल आंसर्स में से हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे आंसर एक x था, 0 था, एक पाई था, एक 2π था, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई 2x इज इक्वल्स टू पाई, ये एक पॉसिबल आंसर होगा, तो x इज इक्वल्स टू π/2। अब आंसर कहाँ पर आएगा, आंसर के लिए हम देखेंगे रेंज क्या है हमारे पास। रेंज है x की फ्रॉम 0 to 3/4π, 0 to 3/4π, ठीक है जी। और इसने m की रेंज, अच्छा m की रेंज यहाँ पर अलग है और x की रेंज यहाँ पर अलग है, तो 0 से लेके 3/4π तक जाना है। अब इसके लिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 3/4π है, तो अगर ये वैल्यू 3/4π है तो ऑब्वियसली ये तो 3/4π नहीं हो सकती ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बची दैट इज π/2। तो मुझे यहाँ पर मिल गई है लिमिट की वैल्यू कि भाई ये जो वैल्यू है दैट इज π/2। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मालूम है मुझे 0 से लेके π/2 तक जाना है, तो मेरा एक काम हो गया खत्म। अब आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर। y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। कीप इन माइंड कि हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह मल्टीप्लाई करके या तो आप बाय पार्ट्स लगाएं, बाय पार्ट थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी हो जाएगा, तो बाय पार्ट से हम बचेंगे। और बाय पार्ट से बचने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि कीप इन माइंड आप साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। साइन को तो आप कर लेंगे, आप साइन स्क्वायर को नहीं कर सकते। अब साइन स्क्वायर के लिए काम अलग करना पड़ेगा, उसका काम मैं सेपरेट ही करता हूं ताकि मेरे पास जगह जो है ना वो एंड पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डबल एंगल का, ठीक है ना। अगर मैं cos स्क्वायर को रिप्लेस करूं तो cos 2x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैंने इसको और ब्रेक कर दिया, तो cos 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बनाना है सब्जेक्ट किसको, साइन स्क्वायर को। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। ये बेसिकली मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। कुछ बच्चों को समझ में शायद नहीं आएगा, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हो रहा है। और अब आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, क्या, हम लोग ढूंढ रहे हैं साइन स्क्वायर 2x को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर x है। अब याद रखिएगा, देखें अगर यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2x है। तो अगर मैं यहाँ करता हूं साइन स्क्वायर 2x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर 1 एंगल है तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2, तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 आएगा। अब आपने इसको ड्राइव कर लिया, इसको हम करेंगे यूज अपने पास। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2x प्लस व्हाट इज साइन स्क्वायर 2x, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब ये आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1/2
1 माइनस कॉस 4x, मैंने 1/2 बेसिकली बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो आपके पास साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 1/2 अपनी जगह रहा, 1 की इंटीग्रल x हो जाएगा, माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस c। सही है। अच्छा c नहीं आएगा, c क्यों लगा दिया मैंने, हमारे पास तो लिमिट्स है, c क्यों आ गया। और अब यहाँ पर जो हमारी लिमिट्स आई थी वो आई थी फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2, ये हमारी लिमिट्स आ गई। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है। कॉस 90 पाई ओवर 2 क्या है हमारे पास, अच्छा 90 नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा माइनस कॉस 2 एक्स की जगह पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 एक्स की जगह पाई ओवर 2 माइनस साइन 4x की जगह पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया, अपर लिमिट आ गई। माइनस लोअर लिमिट पर आते हैं, माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 0 माइनस, देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तो हमारी एक पार्ट लोअर लिमिट का 0 हो गया, लेकिन कॉस 0 1 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैंसिल हुआ, कॉस पाई कॉस 180, कॉस 180 होता है हमारे पास -1, तो ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 पाई/2 माइनस 2 1 जार 2 2 जार 2 पाई। साइन 2 पाई का मतलब हुआ साइन 360 पे साइन 0 होता है, तो ये तो हो गया 0 माइनस कॉस 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस 1/2 बचेगा और बाकी तब 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ गया 1/2 प्लस पाई ओवर 4 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस पाई ओवर 4, ये आपका बना एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। जो उसने रीजन आर की बात की थी उसका एरिया आया 1 प्लस पाई/4। इसको आप मजीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसने आपको कहा हुआ है कि गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट एरिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आप देखते हैं भाई प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उसको चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ से x को और x को मल्टीप्लाई करूंगा, ये x पावर 3 है और ऊपर x पावर 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की पावर हमारी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर। सो 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टाइम्स 2 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर 1 प्लस 2x प्लस px प्लस c डिवाइडेड बाय 2 प्लस x स्क्वायर। ये तो आपने सिंपल इसको पार्शियल का केस आइडेंटिफाई किया और आपने अप्लाई कर दिया। अब आपके डिनोमिनेटर सारे हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ बचेगा न्यूमिनेटर। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू a टाइम्स 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टाइम्स px प्लस c, ये आपका बनेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद जो ना सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर कंपेयर करते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि आसान तरीन मेथड, तो मैं x की ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिसपे मेरे पास मेरा अननोन कोई जीरो हो रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1/2 पुट करूँ तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा और मेरा बी और सी कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे जज करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर मेरे पास नंबर जीरो हो रहा हो या मेरे अननोन जीरो हो रहे हो, उसको आप यूज करें ताकि आपके पास जो आपका कोई एक पैरामीटर होगा उसका आंसर आ जाएगा। अब x की जगह मैंने पुट किया -1/2, तो 5 -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। 8 जब मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, सो ये बचेगा -4 प्लस 5 अपनी जगह इक्वल्स टू a। 2 प्लस -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा
क्योंकि जब आप यहाँ पर -1/2 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अब हमें। अब हमारे पास सिंपल एक आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा, 5/4 -4 + 5 इज +1 इक्वल्स टू a, 4 2 जार 8, 8 + 1 9/4। मैं लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो 5 + 4 9/4 हो जाएगा इक्वल्स टू a 9/4 हो जाएगा, और मेरे पास a का आंसर आ गया है 1। अब जैसे मैंने एक्स का -1/2 पुट किया था, इसी तरह मैं एक्स का अब 0 पुट करूंगा। अब देखिए 0 पुट करने की लॉजिक क्या होती है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया भाई यहाँ से b खत्म हो जाएगा, खाली c बचेगा, एक आंसर तो आ चुका है। अब जहां पर भी एक्स की जगह आपको x नजर आ रहा है वहां मैं 0 पुट करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 5। एक आंसर 1 आ चुका है, 2 बचेगा, x 0 है, 1 बचेगा, x 0 है, b 0 हो जाएगा, c आ जाएगा। तो c क्या बचेगा, 5 - 2 3 आएगा आपके पास c का आंसर। अब जब आपके पास दो आंसर आ गए, a भी आ गया, c भी आ गया, अब आप x का कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहता हूं भाई x का आसान नंबर लो, x का 1 ले लो, तो मेरे पास जहां पर भी इक्वेशन में x आ रहा होगा, अब वहां पर मैं 1 यूज करूंगा। कौन सी वाली इक्वेशन है भाई, ये वाली इक्वेशन में जहां पर भी x है वहां 1। तो 5 1s are 5, 8 1s are 8, 5 अपनी जगह इक्वल्स टू a की जगह 1 आएगा, 2 + 1 3 +1, 1 कहाँ से आ गया, ये +1 + 2 is 3, b की जगह b रहेगा, x की जगह 1 और c की जगह आ जाएगा 3। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ताकि मेरे पास b का आंसर है। 5 + 5 10 + 8 18 इक्वल्स टू 3 + 3 एंड b + 3। तो 3 यहाँ जाके माइनस हुआ, 15 इक्वल्स टू 3 टाइम्स b + 3। 3 जाके डिवाइड हुआ, 5 - 3 इक्वल्स टू b, और b का आंसर आ गया आपके पास 2। तो आपके पास तीनों अननोन आ गए, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो आपको इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डुप्लीकेट कॉपी, कि मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। और आप भी अपना फाइनल आंसर ऐसे लिखा करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने a को हटाना है, b को हटाना है और c को हटाना है। a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह आएगा 2 और c की जगह आएगा 3। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। पार्ट बी, hence find the coefficient of x cube in the expansion of f of x। अब मैं यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि अगर hence लिखा होगा तो इसका ताल्लुक लास्ट वाले पार्ट से। तो इस लास्ट वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब यहाँ पर मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो हमें मालूम पड़ जाए भाई हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। अब ये सवाल आ गया हमारे पास बाइनोमियल का। हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है हमारे पास 1 + 2x और एक आ रहा है 2 + x⁻²। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं 1 + 2x को अगर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2x⁻⁻1 प्लस 2x + 3 मल्टीप्लाइज विद 2 + x² विद द पावर ऑफ -1। अब जिन दो टर्म्स को मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करना है वो एक ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है। तो मैं इनको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ और उसके लिए मैं इसकी वर्किंग अलग करता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो जगह कम ना पड़े, ठीक है। ये -1 है, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 + 2x⁻⁻1। आपको इसको अप्लाई करने के लिए बाइनोमियल का वर्किंग फार्मूला पता होना चाहिए। इट सेज दैट पहले क्या आएगा हमारे पास 1 + n x + n-1 x² 2 एंड इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो है x³। इसका मतलब ये होगा मैं सिर्फ उस टर्म को हाईलाइट करूंगा या उस टर्म को सॉल्व करूंगा जहां पे मेरे पास x³ आ रहा हो। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर खाली x² आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसी फॉर्मेट में x³ का लिखूं फॉर्मूला, तो वो बनेगा +n n-1 n-2 x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 अब इसमें हम वैल्यू को प्लेस करते हैं। n क्या है हमारे पास, n इज -1, तो n की जगह आ जाएगा -1 n-1 -1 -2 -1 -2 -3। x की जगह चलें, अभी x रहने दिया,
चेंज करते हैं बाद में। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। कैंसिल किया आपने, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बना माइनस एक्स का क्यूब। अब ये एक्स क्यूब फॉर्मूले का है, हमारे पास एक्स की जगह क्या है, हमारे पास एक्स की जगह आएगा 2x। तो मैं यहाँ पर x की जगह 2x लिख दूंगा विद अ क्यूब, ये आ जाएगा मेरे पास 8x क्यूब विद अ नेगेटिव साइन। तो मैंने अपने पास इस वाले ब्रैकेट को तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब आते हैं इस वाले ब्रैकेट पर। कीप इन माइंड यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहली चीज़, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है 1 नहीं है, तो पहली बात तो मुझे यहाँ पर इसको 1 बनाना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और हमको चाहिए सिर्फ एक्स क्यूब तक, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म ही चाहिए। अगर मैं x की आगे पावर पे जाऊंगा, 2 के बाद पावर 4 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगी, मुझे तो 4 चाहिए नहीं है। तो मुझे चाहिए सिर्फ यहां से एक ही टर्म, वो होगी मेरे पास स्क्वायर की टर्म। ठीक है, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर विद अ पावर -1। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद द पावर ऑफ -1। ये -1 पूरे पर है, 2 पर भी है। अब यहाँ पे 2 को पावर दी हमने -1, 2 की पावर -1 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद द पावर ऑफ -1। 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2। और अब यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट किया हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन एक्स, सॉरी 1 है पहले, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आगे बढ़ता रहेगा। अब अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर देखें और ऑलरेडी ये स्क्वायर है, तो पावर 4 हो जाएगी। ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मेरे काम के बना सिर्फ ये टर्म, बल्कि इसमें भी खाली यही बनेगी हमारे पास। ठीक है, 1/2 आपने अपनी जगह लिख दिया वापस ब्रैकेट में। 1 प्लस एन क्या है, एन है हमारे पास -1। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/2 अपनी जगह रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये मैंने इसकी एक्सपेंशन कर दी। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी एक्सपेंशन क्या बनी मेरे पास, 1 प्लस 2x की पावर -1 का आंसर क्या आया था, -8x क्यूब। तो ये तो आ गया माइनस का 8x क्यूब। इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो कि ये वाला पार्ट जो था इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया था, इसका आंसर था। ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 अपनी जगह, और 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 में आ जाएगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम फोकस करेंगे खाली उन टर्म्स पर जिस पे हमें क्यूब मिलता है। तो ये तो आ गया -8x क्यूब प्लस, अब देखें ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ही क्यूब आएगा, इसके अलावा तो क्यूब नहीं आने वाला ना मेरे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई विद -x स्क्वायर अपॉन 2। सही है, सिंप्लीफाई किया आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 8, from complex number given that z equals to 1 plus y iota, y is the real number express 1 over z in the form of a plus b iota where a and b are functions of y। तो आपको चाहिए 1 over z and z is what, z is 1 plus y iota। यहाँ पर आपने इसको कॉन्जुगेट किया, 1 माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई आयोटा। न्यूमरेटर आ जाएगा 1 माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर करेंगे तो वाई का तो स्क्वायर आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये इसको कर देगा प्लस। तो आपके पास ए कौन है, ए है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा रियल पार्ट। और बी क्या हो जाएगा, माइनस वाई आयोटा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर, जिसमें आपने ए और बी को सेपरेट करके बताना था, बता दिया आपने। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Show that a minus half whole square plus b square equals to 1 over 4 where a and b are functions of y। Okay, अब यहाँ पर a और b को डायरेक्ट प्लेस नहीं करूंगा, पहले मैं आइडेंटिटी एक्सपेंड करूंगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आ गई, b स्क्वायर अपनी जगह।
सिंप्लीफाई किया, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं ऊपर वो मैं यूज़ करूँगा। ए की जगह आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, माइनस ए की जगह 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 अपनी जगह, और बी की जगह माइनस y/1 प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म हमारे पास विदाउट y और 1/4 है, बाकियों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अब 1/4 को सेपरेट कर दूंगा और बाकियों का एलसीएम निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी एक्सपेंड करके मजीद अपने सवाल को कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा। 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1/4 अपनी जगह एज इट इज़ आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब अगर आप इस पर ऑब्जर्व करो तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, जीरो हो गई। ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1/4 जो कि आपको शो करना था राइट साइड के बराबर, ठीक है ना। ये पूरी टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1/4 बचेगा जो कि आपको शो करना था। नेक्स्ट वन, on a single argand diagram sketch the loci given by the equation real part of z equals to 1 and z minus half equals to half where z is a complex number। अब अगर आपने भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है आर्गन डायग्राम पर, तो सबसे पहली बात है, अगर आप इसको स्केच भी करोगे तो ये बहुत रफली स्केच नहीं होगा। मेरे पास यहाँ पर कंपास नहीं है तो मैं इसको रफली करूंगा, बट आपने पेपर में इतना रफली नहीं करना कि आपने कुछ भी आर्बिट्री बना दिया। आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट गैप पे अपने स्केल से मार्किंग करनी होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ z इज 1, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई 0 और 0.5 1 1.5 एंड 2। वाई एक्सिस पर भी मैं जा रहा हूँ 0 नॉट 0.5, इसको नहीं लेते, हाँ 0.5 1 माइनस 0.5 एंड -1, ठीक है। ये मैंने आर्गन डायग्राम बना लिया। इसमें आपको बताना क्या पड़ेगा भाई, ये आपका रियल एक्सिस होता है और ये आपका इमेजनरी एक्सिस होता है। ये लाजमी बताया करें, इसके मार्क्स कटते हैं वरना, ठीक है। अब आपको पहले कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 1। रियल पार्ट का मतलब होता है रेफर्स टू x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 की लाइन प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारे पास x इक्वल टू 1 की एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी काइंड ऑफ दिस। ये मेरे पास एक लाइन बन चुकी है भाई, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन बना दी मैंने यहाँ पर। दूसरा मुझे यहाँ पर बनाना है भाई सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, z माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज ऑलवेज अ सर्कल, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। z माइनस 0 प्लस, तो नहीं नॉट 0, 1/2 प्लस 0 आयोटा, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा इक्वल्स टू 1/2। तो मुझे पॉइंट मिल गया कि भाई x पर 1/2 है और y पर 0 है। x 1/2 y 0 मतलब ये वाला पॉइंट है। और यहाँ पे जो आपका सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस हमारे पास है 1/2 का, मतलब 0.5। तो अब मैं यहाँ से जो बनाऊंगा सर्कल, वो सर्कल इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे कट करेगा। अब जितना बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए होगा मैं उतना बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ओह बहुत ही अच्छा बन गया है तो लकीली। तो ये आपका बन गया इसका लोकस, कि आपका सेंटर से आपने रेडियस ड्रॉ करना होगा 0.5 का, जो कि आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। लोकस कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने एक्सिस को ज़रूर हाईलाइट करना है, ठीक है।
तो ये मेरा बन गया, कंप्लीट हो गया लोकस वाला पार्ट। आपको बस यही बना के दिखाना था, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। रेडियस मेंशन है, वो मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The complex number z is such that real part of z is 1. Use your answer to part B to give a geometrical description of the locus of 1 over z. Okay. Use your answer to part B. Part B का आंसर क्या है? a minus half square. अच्छा, ये कह रहा है ना, a minus 1 upon 2 square plus b square equals to 1 upon 4. अब आपने अगर इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताना है कि भाई क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, तो ये इक्वेशन जो हमें कनेक्ट कर रही है, ये सर्कल की इक्वेशन से कनेक्ट कर रही है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारे पास, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो हमारे पास रेडियस क्या होगा? हम ये कहेंगे भाई हमारे पास जो रेडियस है वो है 1/2, क्योंकि 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा। सेंटर क्या है? तो अब मेरे पास जो सेंटर होगा, सेंटर इज 1/2 0 एंड रेडियस इज 1/2। तो ये क्या है आपके पास? इट इज अ सर्कल। इट इज अ सर्कल विद रेडियस 1/2 एंड सेंटर 1/2, 0। तो आपको ये डिफाइन करना था, उसने कहा था ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन आपको बतानी होगा, तो आपने बताना था भाई ये आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। द लाइन एल पासेस थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू वेक्टर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम होता है, ठीक है। तो आपको भाई एल की इक्वेशन बतानी, बहुत सिंपल सवाल है। आपको इक्वेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए होता है और एक आपको चाहिए होता है उसका डायरेक्शन वेक्टर। कोऑर्डिनेट मुझे दे दिया है यहाँ पर, दैट इज 8i माइनस 5j प्लस 6k। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस लैम्डा बी। ये हमारे पास कोई भी वेक्टर की इक्वेशन डिफाइन करने का तरीका होता है। a क्या है मेरे पास? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या आया? 8i माइनस 5j प्लस 6k प्लस लैम्डा, और b क्या है मेरे पास? द पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i प्लस j प्लस 4k। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है सिंपल। किसकी भाई? ये आपकी l की इक्वेशन आ चुकी है। कुछ भी नहीं करना, इसको यहां तक छोड़ देना है आपको। आगे देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन वेयर t इज अ कांस्टेंट। द लाइन l आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट b। ओके, यही जो आपकी लाइन है यही पास कर रही है भाई, तो आपने इसी लाइन की इक्वेशन को यूज करना है फॉर योर कोऑर्डिनेट बी। अब काम बड़ा सिंपल है, देखें भाई, जब वो आपसे कह रहा है कि बी लाई कर रहा होगा, अब आर की जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इसको अगर हम लिखें पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास 8 प्लस 2 लैम्डा। वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -5 प्लस लैम्डा। और एक्स वाई जेड, जेड क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 लैम्डा। अब मैंने इसके एक्स वाई जेड को यूज करना है। कैसे? देखिए, जो उसका एक्स था वो था 8 प्लस 2 लैम्डा, और यहां पर जो बी का एक्स है वो है -t। वाई क्या था? -5 प्लस लैम्डा, और बी का वाई क्या है? 4t। आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब आप इसको आराम से साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं t का अगर साइन चेंज कर दूँ, प्लस करूँ उसको, तो ये हो जाएगा -8 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू टी। और इस t को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। -5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4 टाइम्स -8 माइनस 2 लैम्डा। मैं सिर्फ इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ। तो -5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -32 माइनस 8 लैम्डा। तो -8 लैम्डा यहाँ पर आके हो जाएगा 9 लैम्डा, -32 प्लस 5 हो जाएगा -27। तो लैम्डा का आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। अब इस लैम्डा को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। 8 माइनस 2 लैम्डा की जगह -3 -8 है इक्वल्स टू टी। -8 प्लस 6 इट्स -2 इक्वल्स टू टी। ये आ गया आपके पास टी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द लाइन हैज m has a vector equation r equals to 5i minus j plus 2k plus mu ai minus j plus 3k. Acute angle between the directions of L and M is theta, where cos theta is 1 over 6. Find the possible values of a. Okay. जब आपको एंगल की बात की जाती है तो जो आपका फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए माइंड में वो होता है a डॉट बी इज इक्वल्स टू
ए मैग्नीट्यूड टाइम्स बी मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, ये आपका वर्किंग फार्मूला होता है। अब आपके पास ए और बी क्या है, ये आपके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। मेरे पास ए का वेक्टर क्या होगा, ये मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 4k। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भाई, ए क्या है मेरे पास 2i प्लस 4j, 2i प्लस प्लस जे प्लस 4k, सॉरी प्लस जे है, 2i प्लस जे प्लस 4k, ये मेरे पास ए हो जाएगा। और बी का डायरेक्शन वेक्टर जो मुझे इस आर वाली इक्वेशन में दिया हुआ है ऊपर, बी इज अल्फा आई माइनस जे प्लस 3k। ये आपके पास दोनों के आ गए डायरेक्शन वेक्टर्स। यहीं पर मैं निकालता हूँ ए का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16 विद द रूट साइन, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 21। और b का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाला, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो वी गॉट अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अंडर रूट। ये आ चुके हैं दोनों के मैग्नीट्यूड। अब आते हैं वर्किंग फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करते हैं। ए को लिखेंगे इसकी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में 2 1 4, बी को लिखेंगे अल्फा माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 21, बी का मैग्नीट्यूड अल्फा स्क्वायर प्लस 10 और कॉस थीटा की जगह 1 ओवर अंडर रूट 6। ये बन गई आपकी पूरी इक्वेशन। अब आपके पास सिर्फ एक अननोन आ रहा है, वो आपका अल्फा है, उसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 12 इक्वल्स टू अंडर रूट 21 अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 10 ओवर अंडर रूट 6। सही भाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा प्लस 11 इक्वल्स टू, इस पूरे को ए की रूट में कर देते ना, 21 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 10 ओवर 6। अब हमें यहाँ से ख़त्म करना है भाई, किसको, रूट को स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। अब सिंपल हमारी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गई है। तो 2 अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, 11 जार 44 अल्फा, 11 का स्क्वायर 121 इक्वल्स टू 21 अल्फा स्क्वायर प्लस 210 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जार 24 अल्फा स्क्वायर प्लस 44 टाइम्स 6 दैट इज 264, 264 अल्फा प्लस 121 टाइम्स 6 726 इज इक्वल्स टू 21 अल्फा स्क्वायर प्लस 210। सही है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 24 माइनस 21 हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 264, अच्छा वो 210 के साथ अल्फा नहीं है, ठीक है, 264 अल्फा आ गया प्लस 726 माइनस 210 516 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास जो इक्वेशन आ चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक, इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में जाएंगे, नंबर 3 पे जाएंगे, 3 264 एंड 516। तो आपके पास अल्फ़ा का एक आंसर आ गया -2 और एक आंसर अल्फ़ा का आ रहा है आपके पास -86। अल्फ़ा ही निकालना था हमको, या आपके दो आंसर्स आ जाएंगे -2 एंड -86। एंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, यस ओके। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन a large cylindrical tank is used to store, एक मिनट मैं इसको हटा दूं, हाँ, a large cylindrical tank is used to store water. The base of the tank is a circle of radius 4 meter at time t minutes. The depth of the water in the tank is h meters. There is a tap at the bottom of the tank. When the tap is open, water flows out of the tank at a rate proportional to square of the volume. Now that is an important statement. यहाँ से आपकी बनेगी इक्वेशन। जो ये कह रहा है हम सिर्फ उसको ही लिख दें, अगर वाटर फ्लोज इसका मतलब है वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। सो डी वी ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस का साइन। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे टैंक से पानी जा रहा है तो फ्लो रेट हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये हमारी मेन स्टेटमेंट आ गई।
हमको मालूम है ओ लेवल मैथ्स के वेरिएशन से कि जब ये साइन हटता है तो इसकी जगह इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, माइनस अंडर रूट वी अपनी जगह आएगा। अब शेप अगर आप देखें तो आपका शेप है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वर्किंग फार्मूला इज वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई अपनी जगह, आर इज 4 का स्क्वायर 16 और एच की जगह आएगा आपके पास एच। तो ये आ गया वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम को मैं कर रहा हूँ डेरिवेट, तो डी वी ओवर डी एच क्या आ जाएगा मेरे पास? 16 पाई। ये तो आपने कर लिया इसको डेरिवेट। अब आपको शो करना है कि डी एच अपॉन डी टी जो है ना ये इसके बराबर है, जो आपको दिया हुआ है ना कि डी एच अपॉन डी टी इसके बराबर है, वेयर अल्फा लेमडा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, पहले हम बनाते हैं इसका चेन रूल। चेन रूल क्या बनेगा भाई? डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एच टाइम्स डी एच ओवर डी टी। ये आपका बनेगा चेन रूल। इस चेन रूल में जो आपको चीज़ नहीं पता वो है आपके पास डी एच अपॉन डी टी, जो उसने आपको शो करने का कहा है। डी वी अपॉन डी टी की जगह आ जाएगा हमारे पास के माइनस अंडर रूट वी, और वी क्या था मेरे पास? वी इज ये रहा 16 पाई एच इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एच क्या आया था? दैट इज 16 पाई टाइम्स डी एच अपॉन डी टी। हमको तो डी एच अपॉन डी टी चाह रहा है ना, तो 16 पाई आके माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 16 पाई एच डिवाइडेड बाई 16 पाई इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। 16 अगर रूट से बाहर आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 अंडर रूट पाई एच डिवाइडेड बाई 16 पाई इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। डी एच अपॉन डी टी किस फॉर्म में चाह रहा है ये देखते हैं। देखिए रूट में खाली एच होना चाहिए, मतलब रूट में पाई नहीं होना चाहिए मेरे पास। सिंप्लीफाई किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आ गया के अंडर रूट एच डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब ये क्या किया, देखिए यहाँ पर पाई रूट में है, मतलब पाई की पावर 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 नीचे रहेगा तो -1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? माइनस के अंडर रूट एच ओवर पाई इक्वल्स टू डी एच ओवर डी टी। अब उसने कहा था लैम्डा के बारे में, ठीक है ना, लैम्डा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लैम्डा होगा वो क्या बन जाएगा? माइनस के ओवर पाई, ये बन जाएगा, ठीक है ना, और माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। तो हम सिर्फ ये कह देंगे भाई कि हमारे पास लैम्डा की जगह कौन आएगा? लैम्डा बराबर है के ओवर पाई के। तो डी एच ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा अंडर रूट एच। ये आपको शो करना था, ठीक है ना, ये आपने शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक 4 मिस है, जो ये काटा था हमने, 4 4 16 बना था, तो ये 4 अपनी जगह रहेगा, ये बनेगा बस, ठीक है जी। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, at time t is 0 the tap is opened, it is given that h is 4 when t is 0 and h is 2.25 and t is 20. Solve the differential equation. आपने इक्वेशन का निकाली डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू, अच्छा ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टाइम्स अंडर रूट एच था ना। हाँ, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि सारे वेरिएबल्स हमारे एक साइड पर हो जाएं। तो ये बन जाएगा डी एच ओवर अंडर रूट एच इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टाइम्स डी टी। ये एच ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एच पावर -1 अपॉन 2 डी एच इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा डी टी। और इस स्टेप के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो h की पावर -1 अपॉन 2 का इंटीग्रल क्या होगा? h पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस लेमडा डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा t एंड देन प्लस c। अब यहाँ पर c निकालने के लिए आपको h और t की कंडीशंस दी हुई हैं। क्या हो गया? h 4 है, t 0 है, ठीक है ना, एट h, हाँ सही है, जब h 4 है तो t 0 है। कंडीशन है h 4 एंड t इज 0, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ये आएगा 2h की जगह 4 पावर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू t की जगह 0 आ जाएगा प्लस c। 4 का रूट 2 होता है तो c का आंसर आ गया आपके पास 4। ये आपने पहली कंडीशन को कर लिया यहाँ पर यूज, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? h 2.25 और t 20 है। h इज इक्वल्स टू
2.25 एंड t इज इक्वल्स टू 20। अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा 2h 2.25 है h की जगह इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा और t की जगह क्या है 20 और c का आंसर आ चुका है 4। तो मुझे यहाँ से लेमडा का भी आंसर मिल जाएगा 2.25 का रूट। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर हमको, मोड दबा के 1 में आ गए। अच्छा नहीं 2.25, ओहो सॉरी, रूट ऑफ 2.25 ये आ गया 3/2। 3/2 और 2 कैंसिल होकर 3 बच जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू -20 लेमडा प्लस 4। 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 लेमडा, हाँ सही है। तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -20 लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल्स टू 1/20। ये 20 लेमडा का आंसर आ गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या था, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। अच्छा वो टाइम जब आपके पास टैंक पूरा खाली हो जाए, अभी निकालते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही थी देखें, उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। कौन सी वाली, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। अब मैं यहीं पर इसको पुट कर रहा हूँ, तो ये बना था 2h पावर 1/2 इक्वल्स टू लेमडा की जगह आ जाएगा -1/20 टाइम्स t प्लस c की जगह आ जाएगा हमारे पास 4। वो आपसे कह रहा है जब इसकी, सॉरी एक मिनट, माय बैड, अब सही है, शुक्र है अभी देख लिया मैंने ये। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है जब आपका टैंक खाली हो जाएगा। भाई जब टैंक आपका खाली हो जाएगा इसका मतलब है उस वक्त उसकी हाइट 0 हो चुकी होगी। तो हाइट की जगह आपने 0 पुट कर दिया, 0 इक्वल्स टू -1/20 t प्लस 4। 4 वहाँ जाके हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -t/20 और t का आंसर आ रहा है आपका 80 मिनट्स। तो जब आपका टाइम 80 मिनट्स होगा उस वक्त आपका टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, इसमें के मिनट्स का जिक्र दिया हुआ इन्होंने, नहीं, हाँ मिनट्स है ना, ठीक है ये रहा। तो मेरे पास टी का आंसर आ जाएगा 80 मिनट्स, ये फाइनल आंसर हुआ। और यहाँ पर ये पेपर हुआ कंप्लीट। इस पेपर का जो पीडीएफ होगा वो मैं इसी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।